वेलकम टू शॉर्ट फ्लिक्स। आज हम देखेंगे एक साइफाई एक्शन मूवी इनोयाशिकी। स्पॉयलर्स अहेड। इचिरो एक मिडिल क्लास आदमी है जो अपने परिवार को खुश रखने के लिए काफी मेहनत करता है। अपनी हैसियत के हिसाब से उसने अपने परिवार के लिए एक घर खरीदा है, लेकिन उसके परिवार के सदस्य इचिरो की मेहनत को सराहने के बजाय घर बाकी घरों से छोटा है इसकी शिकायत कर रहे हैं। इचिरो अपने नए घर की खुशी पूरे परिवार के साथ मनाना चाहता है, इसलिए उसने सबके खाने के लिए सुशी लाई है, पर घर में उसकी भावनाओं की किसी को कद्र नहीं है। वे सब इचिरो को घर में अकेला छोड़कर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, जिस कारण बेचारे इचिरो को अकेले ही सुशी खाकर सेलिब्रेट करना पड़ता है। इचिरो एक एनर्जी ड्रिंक बेचने वाली कंपनी में सेल्समैन के तौर पर काम करता है। ऑफिस में इचिरो का परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से मैनेजर उसे काफी खरी-खोटी सुनाता है। इचिरो सबके सामने मैनेजर से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता है। ऑफिस से घर जाते वक्त इचिरो देखता है कि कुछ गुंडे एक आदमी को लूट रहे हैं। इचिरो डरकर पीछे पलटता है। उसकी बेटी ये सब पीछे से देख रही होती है। अपने पिता को बुजदिलों की तरह भागते हुए देखकर उसे गुस्सा आता है और वो अपने पिता को एक कमजोर आदमी कहती है। शाम को जब इचिरो घर के बाहर बैठा होता है तब अचानक एक पालतू कुतिया जिसका नाम हन्याको है घर के अंदर आती है। इचिरो को हन्याको बहुत प्यारी लगती है, लेकिन तभी उसकी बीवी वहां पर आती है और वो हन्याको को कहीं दूर छोड़कर आने के लिए कहती है। इसके साथ ही वो इचिरो के हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट थमाती है जिसमें इचिरो को कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए कहा गया है। मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर इचिरो को बताते हैं कि उसे 4th स्टेज का कैंसर है और अब वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीनों तक ही जीवित रहेगा। ये बात बताने के लिए इचिरो अपनी बीवी को कॉल करता है, पर वो उसके कॉल को अनदेखा करती है। फिर इचिरो अपनी बेटी को कॉल करता है, पर वो भी कॉल को अनदेखा करती है। रात को घर में भी इचिरो सबको अपनी मेडिकल कंडीशन बताने की कोशिश करता है, पर कोई उसे बोलने का मौका ही नहीं देता। निराश इचिरो हन्याको को घर से दूर छोड़ने के लिए गार्डन में लेकर जाता है। इचिरो उसे वहां छोड़कर जाने लगता है, पर हन्याको इचिरो का पीछा नहीं छोड़ती। इचिरो जहां भी जाता है हन्याको उसके पास आती है। काफी कोशिश करने के बाद भी जब हन्याको इचिरो का पीछा नहीं छोड़ती तब इचिरो समझ जाता है कि एकमात्र हन्याको ही है जिसे इचिरो से लगाव है। वो उससे माफी मांगता है और रोने लगता है। तभी उसकी नजर पार्क में बैठे एक नौजवान की ओर जाती है। कुछ ही पलों की देरी में दोनों की नजर आसमान से आ रही एक तेज रोशनी पर पड़ती है। क्या हो रहा है कुछ समझने से पहले ही एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट आकर उनसे टकराता है, जिस कारण इचिरो अपने होश खो बैठता है। उस ऑब्जेक्ट से कुछ आकृतियां बाहर आती है जिन पर हन्याको भौंकने लगती है। अगले दिन सुबह इचिरो को होश आता है। वो अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस करता है, जैसे कि उसे बिना चश्मे के ही साफ दिखाई देने लगता है। वो हन्याको को लेकर घर जाता है। घर में भी उसके साथ कुछ अजीब से घटनाएं घटती है। उसे नाश्ता बेस्वाद लगता है और बहुत तेज प्यास लगती है, मानो जैसे पूरे शरीर से पानी कहीं चला गया हो। जब इचिरो अपने कमरे में होता है तब उसे अपने हाथ से धुआं निकलता हुआ दिखता है। वो तुरंत अपनी शर्ट निकालता है और अपने हाथ को देखता है। जैसे ही वो अपने हाथ को दबाता है उसकी उंगली का नाखून खुल जाता है, जिसके अंदर USB पोर्ट जैसा कुछ फिट है। देखते ही देखते उसका हाथ एक हाईटेक गन में बदल जाता है। उसमें से इचिरो ने नाश्ते में जो कुछ भी खाया होता है वो सब गन की नली से दीवार पर शूट होता है। फिर इचिरो को अपने गले में कुछ महसूस होता है। जब इचिरो उसे छूता है तो उसका सर 2 हिस्सों में बंट जाता है। इचिरो खुद को आईने में देखता है और ये देखकर दंग रह जाता है कि उसका पूरा शरीर अब मशीन में बदल चुका है। तभी इचिरो को उसके बीवी के कमरे की तरफ आने की आहट सुनाई देती है। अपने मशीनी रूप से पहले से ही हैरान इचिरो बीवी के अंदर आने से ठीक पहले जैसे तैसे अपने आप को ठीक करता है। अगले सीन में पता चलता है कि इचिरो की बेटी मारी और उस दिन पार्क में बैठा लड़का जिसका नाम हीरो है एक ही क्लास में पढ़ते हैं। क्लास के बाद हीरो अपने दोस्त चोको के घर जाता है। चोको को अपनी पावर्स दिखाने के लिए हीरो अपनी उंगली से दूर उड़ती चिड़िया को मार गिराता है। इसके साथ ही हीरो गाड़ियों को कंट्रोल करने की अपनी एक और पावर चोको को दिखाता है। दूसरी ओर इचिरो के खराब परफॉर्मेंस के कारण उसे ऑफिस से बेइज्जत करके निकाल देते हैं। रास्ते में इचिरो को एक घायल कबूतर जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है। इचिरो को उस पर तरस आता है और वो उसे प्यार से अपने हाथों में उठा लेता है। इचिरो के छूते ही कबूतर अपने आप ठीक होकर उड़ने लगता है। तभी इचिरो के कानों में एक आवाज गूंजने लगती है। एक माँ डॉक्टर से अपने बेटे को बचाने की गुजारिश कर रही होती है। इचिरो आवाज का पीछा करते हुए एक अस्पताल पहुंचता है। वहां पर किता नाम का लड़का मरने की कगार पर है। इचिरो किता के सर को अपने हाथों में लेता है और कुछ ही पलों में किता पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सुबह कबूतर और बाद में किता की जान बचाने की वजह से इचिरो बेहद अच्छा महसूस करता है। दूसरी ओर स्कूल में हीरो के कुछ क्लासमेट्स उसके दोस्त चोको को सताते हैं, लेकिन हीरो चोको को उनसे बचाता है। हीरो उनमें से एक लड़के को जान से मारने के लिए अपनी उंगली उसकी तरफ बढ़ाता है, पर चोको उसे वहीं पर रोक लेता है। क्लास के बाहर हीरो की क्लासमेट शियान उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है। इस बात पर हीरो शुक्रिया कहकर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। आगे पता चलता है कि हीरो के माता पिता का डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि हीरो के पिता ने दूसरी औरत के लिए हीरो की मां को धोखा दिया था।
इन सब के बावजूद भी हीरो की माँ हीरो के पिता से आज भी प्रेम करती है। वो हीरो को उनके घर जाकर उनकी तबीयत का हालचाल पूछने को कहती है। शाम को हीरो अपने पिता के घर जाता है। वे सब साथ में डिनर करते हैं। परिवार में सब बेहद खुश है, लेकिन हीरो उनकी खुशी देखकर अंदर ही अंदर तड़पने लगता है। उसे लगता है कि इन खुशियों की असली हकदार उसकी माँ है। डिनर के बाद हीरो अपने पिता और उनके परिवार को जान से मारने के लिए अपनी उंगली उनकी तरफ बढ़ाता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि अंदर ही अंदर वो आज भी अपने पिता से प्रेम करता है। हीरो वहां से चला जाता है। जब वो घर जा रहा होता है तब रास्ते में उसे एक घर से कुछ खुशियों भरी आवाजें सुनाई देती है। हीरो से उनकी खुशियां देखी नहीं जाती और वो उन सबको मार डालता है। दूसरी तरफ इचिरो अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुछ और जिंदगियां बचाता है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो भागते हुए उस आवाज का पीछा करता है और एक घर में पहुंचता है जहां पर उसे एक मरी हुई लड़की दिखती है। इचिरो अपनी पावर से उसे ठीक करने की कोशिश करता है, पर उसकी पावर्स काम नहीं करती। दरअसल वो सिर्फ जिंदा लोगों को ही ठीक कर सकता है। इचिरो भागते हुए लिविंग रूम में जाता है। वहां उसे हीरो एक डेड बॉडी के पास खड़ा दिखाई देता है। इचिरो समझ जाता है कि हीरो ही वो लड़का है जो उस दिन पार्क में बैठा था, लेकिन इचिरो के कुछ कर पाने से पहले ही हीरो उसे भी शूट करता है। जल्दी ही इचिरो की बॉडी रिकवर होती है और उसे होश आता है। वो तेजी से हीरो को रोकने के लिए दरवाजे की तरफ भागता है, पर तब तक हीरो जा चुका होता है। सारे न्यूज चैनल पर इन्हीं हत्याओं की ही चर्चा शुरू है, क्योंकि ये हत्याएं गोली लगने से होने के बावजूद भी एक भी विक्टिम के शरीर से गोली बरामद नहीं हुई। चोको को ये न्यूज देखकर अपने दोस्त हीरो पर शक होता है। अगले दिन वो उससे इन हत्याओं के बारे में पूछता है। हीरो इन हत्याओं का जिम्मा स्वीकार करता है, पर इस बात का उसे कोई पछतावा नहीं है। हीरो अब खुद को भगवान समझने लगा है। वो चोको से कहता है कि हर रोज कोई न कोई मरता है। अनजान लोगों की मौत पर हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। हीरो का बदला हुआ रूप देखकर चोको दुखी होता है और उससे दोस्ती तोड़कर चला जाता है। जब हीरो अपने घर जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि उसकी मां को एक लाइलाज कैंसर है। हीरो अपनी मां को गले लगाता है और कहता है कि वो उसे कभी मरने नहीं देगा। इचिरो अपने घर आकर सबको बताता है कि उसे कंपनी से निकाल दिया है। इस बात पर उसकी बीवी और बेटी बहुत नाराज होते हैं। इचिरो को खुद की नाकाबिलियत पर बहुत गुस्सा आता है। तभी उसे चोको की आवाज सुनाई देती है। चोको भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि कोई उसके दोस्त हीरो को और लोगों की जान लेने से रोके। इचिरो अपनी सारी तकलीफें भुलाकर आसमान में उड़ते हुए चोको के पास पहुंचता है। इचिरो उससे कहता है कि उस रात हीरो भी इस पार्क में मौजूद था, जब एक बड़ी सी चीज आकर हमसे टकराई और हमारा शरीर इंसान से रोबोट में बदल गया। इस पर चोको कहता है कि हो सकता है वो चीज स्पेसशिप हो और एलियंस ने आप दोनों को रोबोट में बदला हो। चोको को लगता है कि जो पावर्स हीरो के पास है वही पावर्स इचिरो के पास भी होने चाहिए, लेकिन इचिरो को अपनी पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। अगर हीरो को रोकना है तो इचिरो को अपनी पावर्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी था। इस वजह से चोको अगले दिन से इचिरो को ट्रेन करना शुरू करता है। बूढ़े इचिरो को अपनी पावर्स का इस्तेमाल सीखने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। दूसरी तरफ हीरो अपनी मां को अस्पताल लेकर जाता है। वहां डॉक्टर उन्हें बताता है कि हीरो की मां का कैंसर अपने आप ठीक हो गया है। वे लोग अस्पताल से बाहर आते हैं, जहां हीरो अपनी मां से कहता है कि आपने आज तक बहुत कष्ट उठाए हैं, अब आप कहीं छुट्टियां मनाने के लिए जाइए। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स हीरो को घेर लेते हैं और उनमें से एक ऑफिसर हीरो को मर्डर केस की छानबीन के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है। हीरो उनसे बचकर भागने लगता है और इस दौरान वो 3 पुलिस ऑफिसर्स को मार डालता है। किसी तरह हीरो पुलिस वालों से बचकर भागने में कामयाब होता है। हीरो के भाग निकलने की बात तेजी से मीडिया में फैल जाती है। अगले सीन में हीरो एक बालकनी में खड़ा होता है, तभी उसकी क्लासमेट शियान उसके पास आती है। वो उसे अपने घर लेकर जाती है। वहां पता चलता है कि शियान के माता पिता का देहांत हो चुका है और वो अपनी दादी के साथ रहती है। शियान को लगता है कि वो भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी। दूसरी ओर इचिरो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने में बेहतर होता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता जाता है उसे बहुत तेज प्यास लगती है। इचिरो शरीर में फुर्ती लाने के लिए एनर्जी ड्रिंक पीता है, लेकिन उसे इससे ताकत महसूस होने की बजाय और ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। तभी इचिरो का शरीर उस एनर्जी ड्रिंक को अपने शरीर से बाहर फेंक देता है। इचिरो चोको को बताता है कि इससे पहले भी एक बार जब उसने मिसो सूप पिया था तब भी ऐसे ही सारा सूप उसके शरीर ने बाहर फेंक दिया था। ये बात सुनते ही चोको एनर्जी ड्रिंक के इंग्रेडिएंट देखता है। वो समझ जाता है कि नमक इचिरो के मशीनी शरीर के लिए हानिकारक है। रात में हीरो टीवी पर देखता है कि हीरो की मां हीरो के अपराधों के लिए सबसे माफी मांगती है, पर कोई उसकी माफी स्वीकार नहीं करता और सब उसे हीरो के अपराधों के लिए दोष देते हैं। न्यूज में आगे बताया जाता है कि हीरो की मां ने इन सबसे परेशान होकर खुदकुशी कर ली है। अपनी गलतियों की सजा अपनी मां को मिली, ये देखकर हीरो बहुत रोता है। मरने के बाद भी उसकी मां को कई लोग सोशल मीडिया पर गालियां देते हैं। ये देखकर हीरो बदले की भावना से जलने लगता है। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके गालियां देने वाले सारे लोगों के कंप्यूटर और फोन को हैक करता है और एक एक करके सबको शूट करता है। शियान देखती है कि हीरो रात में सो नहीं पा रहा।
वो उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। हीरो को उससे कोई बात नहीं करनी। वो उसे अपना रोबोटिक रूप दिखाकर डराने की कोशिश करता है। वो उसे ये भी बताता है कि उन सारी हत्याओं के पीछे उसी का हाथ है, पर शियान नहीं मानती। हीरो शियान को डराने के लिए उसे लेकर आसमान में उड़ने लगता है, लेकिन शियान को डर नहीं लगता। वो कहती है कि उसे सिर्फ एक ही बात से डर लगता है कि कहीं हीरो उसे छोड़कर ना चला जाए। हीरो को एहसास होता है कि अब शियान इकलौती जीवित इंसान है जिसे उसकी परवाह है। हीरो शियान को प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। घर आने के बाद हीरो को चैन की नींद आती है। शियान हीरो को सोते हुए देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है। इतना कहकर शियान किचन में पानी पीने जाती है, तभी उसे उसके बगल में किसी के होने का आभास होता है। शियान पलटकर देखती है तो उसे हाथों में बंदूक लिए सोल्जर्स दिखाई देते हैं। हीरो को देखते ही सोल्जर्स उस पर गोलियों की बौछार करते हैं। सोल्जर्स हीरो पर लगातार गोलियां चलाते हैं। गुस्से में हीरो उन सबको मार गिराता है, लेकिन इसी बीच सोल्जर्स की गोलियां शियान को लगने की वजह से उसकी मौत होती है। शियान की मौत हीरो को गुस्से से पागल कर देती है। हीरो सारे देशवासियों को जान से मारने का प्रण लेता है। दूसरी तरफ हीरो के डर से इचिरो अपने बीवी बच्चों को बाहर जाने और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश करता है, पर हमेशा की तरह इस बार भी उसकी बात कोई नहीं सुनता। मारी अपने दोस्तों के साथ एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाती है ताकि वो शहर के नज़ारे का आनंद ले सके। हीरो खुद को हर नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट करता है और सबको चेतावनी देता है कि वो उन्हें और पूरे देश को तबाह कर देगा। शुरुआत में लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। जब हीरो एक एक करके लोगों को शूट करने लगता है तब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन हीरो उन पर हर जगह से वार करता है। यहाँ इचिरो नेटवर्क को हाईजैक करने में सफल होता है, जहाँ चोको सबको अपने अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर की स्क्रीन ऑफ करने की सलाह देता है ताकि हीरो के हमले से बचा जा सके। लोगों के स्मार्टफोन और कंप्यूटर से संपर्क टूटने की वजह से हीरो बौखला जाता है और पूरे शहर पर मिसाइल्स दागना शुरू करता है, जिस कारण पूरे शहर में तबाही मचती है। इस तबाही को रोकने के लिए इचिरो हीरो के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये पावर्स हमें लोगों की मदद करने के लिए मिली है, ना कि उनकी जान लेने के लिए। लेकिन हीरो नहीं मानता, जिस वजह से दोनों में लड़ाई शुरू होती है। हीरो इचिरो पर मिसाइल से वार करता है। जैसे तैसे इचिरो उनसे अपनी जान बचाता है। हीरो इचिरो का पीछा नहीं छोड़ता। वे दोनों टनल से होकर फिर से आसमान में उड़ते हैं। तभी इचिरो को उसकी बेटी मारी की आवाज सुनाई देती है, जो एक बिल्डिंग में फंसी हुई है। लेकिन हीरो इचिरो को मारी के पास जाने नहीं देता। वो इचिरो के फ्लाइंग सिस्टम को खराब करता है। इचिरो बचने के लिए एक बिल्डिंग का सहारा लेता है। इचिरो हीरो को शूट करने की कोशिश करता है, मगर हीरो उसके वार से बचता है। हीरो इचिरो पर वार करना जारी रखता है। हीरो इचिरो को एक हेलीकॉप्टर पर फेंकता है और हेलीकॉप्टर के पायलट को मार देता है। इचिरो कैमरामैन के साथ एक बिल्डिंग पर कूदकर खुद की और उस कैमरामैन की जान बचाने में सफल होता है। तभी हीरो वहां पर आता है। जब हीरो बोतल से पानी पी रहा होता है तभी इचिरो उसकी बोतल को अपनी उंगली से शूट करता है और अपनी जेब से पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगता है। हीरो इचिरो को धक्का देता है और इचिरो की बोतल उठाकर पानी खुद पी जाता है। उसके बाद फिर से हीरो इचिरो पर मिसाइल से वार करता है। इचिरो उन मिसाइल्स को चकमा देकर अंतरिक्ष में चला जाता है। हीरो भी उसके पीछे पीछे वहां आता है और इचिरो को मारने लगता है, लेकिन जैसे ही हीरो उसे मारने के लिए अपने हाथ को गन में बदलता है, हीरो की गन से गोली की जगह पानी निकलता है। दरअसल इचिरो ने जानबूझकर हीरो की बोतल फोड़ी थी ताकि वो इचिरो के हाथ से एनर्जी ड्रिंक की बोतल छीनकर पी जाए और उसके रोबोटिक शरीर में बिगा आए। इचिरो ये मौका नहीं चुकता और हीरो के ऊपर मिसाइल्स की बौछार करता है, जिस कारण हीरो का शरीर तेजी से जमीन की ओर गिरता है। इचिरो जल्दी से अपनी बेटी के पास जाता है। मारी एक बिल्डिंग में बेहोश पड़ी होती है। काफी कोशिश के बाद उसे होश आता है, लेकिन तभी हीरो उस पर वार करता है। हीरो समझ जाता है कि मारी इचिरो की बेटी है और उसे अपनी उंगली से शूट करता है। इचिरो उसे अपनी पावर से बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हीरो उस पर वार करता है और उसे एक और फेंक देता है। हीरो इचिरो को तड़पाने के लिए मारी को बिल्डिंग से नीचे फेंकता है। मारी को मरता देख इचिरो अपनी पूरी ताकत के साथ उसकी तरफ उड़ता है। हीरो उसे रोकने के लिए आगे आता है, लेकिन रोक नहीं पाता और उसका हाथ टुकड़ों में बिखेर जाता है। इचिरो अपनी सारी पावर के साथ मारी की तरफ बढ़ता है और मारी के जमीन पर गिरने के ठीक पहले उसे पकड़ लेता है। इचिरो अपनी हीलिंग पावर से मारी को स्वस्थ करता है और बाकी लोगों को बचाने चला जाता है। पुलिस ऑफिसर्स हीरो को मृत घोषित करते हैं, हालांकि उसकी डेड बॉडी किसी को नहीं मिलती। इचिरो के घर फिर से सब कुछ पहले की तरह हो जाता है, सिवाय इसके कि अब उसकी बेटी की आंखों में वो एक सुपर हीरो है। चोको उसके घर जाता है, जहां उसे हीरो उसके कमरे में बैठा दिखाई देता है, हालांकि उसका एक हाथ नहीं होता। हीरो को जिंदा देखकर चोको को खुशी होती है और वो उसे नई वीडियो गेम खेलने के लिए कहता है, लेकिन हीरो नहीं चाहता कि उसकी मौजूदगी से चोको पर कोई मुसीबत आए, इसलिए वो वहां से चला जाता है। और यहाँ मूवी समाप्त होती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।